हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको मतलब जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने पहले हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ निकाली थी, वो हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आप सभी से पूछा था, तो आप सभी के जो मोस्टली कमेंट थे, जो जो मतलब ज़्यादा वो थे, तो वो था कि अब हमारा सी टेट का जो पेपर आने वाला है उसमें एसएसटी के पोर्शन में अपनी एनसीईआरटी कवर होगी। तो क्यों ना हम पहले मतलब कि पहले हम लोग वही कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने एनसीईआरटी की जो क्लास 6 है उसका ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो अपन पूरा कवर कर देंगे क्लास 6 का। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं उससे रिलेटेड, ऐसे मतलब एनालिसिस करके मैंने नोट्स बनाए हैं। उनसे अपन जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। और ये नोट्स आप देखेंगे कि भाई जो आपका सी टेट का जो एग्ज़ाम होगा जो फरवरी में, उसमें आप खुद देखेंगे कि आपको ये कितना हेल्पफुल रहा है, इससे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, ये आप मेरे को खुद कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर किए हैं। अब भाई इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग बुक पढ़े, तो क्या किया है मैंने कि जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो बना लिए, ताकि इससे फटाफट अपना रिवीजन हो सके। ठीक है, तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। तो अपन पहला जो चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम। ये है अपने सारे ग्रह हैं, ये सन है। सन से सबसे पास में कौन सी अपनी मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, एंड देन मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये सारे अपने जो भी जितने भी सारे अपने ये ग्रह हैं जो सन से दूरी के उस पे है, ये वो सब है। तो कभी कभी आ जाता है कि सन से सबसे पास कौन सा है, तो सबसे पास है मरकरी। एंड ये आ जाता है कि अर्थ है वो किस किस के बीच में है, तो वो वीनस एंड मार्स के बीच में है। और सूरज से कितनी उस पे है, सूरज पे है तो वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। सूर्य, चंद्रमा और रात, सॉरी, सूर्य, चंद्रमा और रात के आकाश में चमकने वाली सभी वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जो भी जितनी भी चीजें रात को चमकती हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, सूर्य, चंद्रमा, और जितनी भी और बाकी की चीजें उन सबको आकाशीय पिंड बोला जाता है। आकाशीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी गर्मी और रोशनी होती है। आकाशीय पिंड के पास क्या होती है, अपनी खुद की गर्मी और रोशनी होती है, जिससे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। और सूर्य भी एक क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तारा नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, धरती का उपग्रह है। रात को आकाश को देखने पर आप तारों से विभिन्न आकृतियों द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न देखेंगे। आप लोग कभी देखना, रात को जब अच्छा मौसम हो, साफ मौसम हो, तो तारे हैं ना वो अलग अलग तरह के पैटर्न बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको नक्षत्र बोला जाता है। और उर्सा मेजर और बिग बेयर जो कि बहुत फेमस है, जो बिग बेयर है वो क्या है, एक ऐसा ही नक्षत्र है। सबसे आसानी से पहचाने वाले नक्षत्रों में से एक सप्तऋषि, सात सात या सात ऋषि मुनि, यह सात तारों का, इसे सप्तऋषि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सात तारों का एक समूह होता है, जो उर्सा मेजर और नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, उर्सा मेजर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आगे है, प्राचीन काल में लोग तारों की मदद से रात के समय में दिशाएं निर्धारित करते हैं। ये सबको पता होगा भाई कि जो पहले घड़ी नहीं होती थी तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम लोग तारे देखकर समय का निर्धारण करते थे। उत्तर सितारा तारा उत्तर दिशा को गिद्ध करता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा दिखाता है। तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा दिखाता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही निकलता है। यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। हम सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ध्रुव तारा कहाँ है, तो ध्रुव तारा पता लगाने के लिए अपन को सप्तऋषि की मदद चाहिए। और सप्तऋषि कौन सा होता है, ये अपन आसमान में देखेंगे कि सात तारे एक साथ है, एक पैटर्न में, उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यदि आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि तारों को जोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इशारा करता है। ये बताया गया है कि अपन ध्रुव तारे को कैसे पहचान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ में होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होते हैं, तो वे तारे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो जो ग्रह है वो क्या होता है, हम बहुत सारे जो अपना जो आकाश है उसमें खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तो तारे होते हैं जिनका खुद का अपना प्रकाश होता है। लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, तो वो किसकी सहायता से चमकते हैं, वो तारों की सहायता से चमकते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ग्रह कहा जाता है। जो ग्रह है वो कहाँ से लिया गया है, जो ग्रह है वो लैटिन भाषा के प्लेटनाई से लिया गया, जिसका अर्थ होता है भटकने वाला। ठीक है, तो ग्रह को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेटनेट कहते हैं।
और जो ये शब्द है वो लैटिन भाषा के प्लेटनाटाई शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? भटकने वाला होता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह अपनी सारी ऊष्मा व प्रकाश सूर्य से मिलती है, और जो हमारा सबसे नजदीकी तारा है, ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य से कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। और जो पृथ्वी है वो सारी ऊष्मा और रोशनी वगैरह कहाँ से लेती है? सूर्य से लेती है। ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। यदि पृथ्वी को हम बहुत दूर से देखेंगे तो चंद्रमा से, तो यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड वह एक पिंड है जो हमारी पृथ्वी के साथ है और इसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है। हमारी पृथ्वी की कई तरह की अन्य ग्रह है जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ अपने चंद्रमा भी है, ठीक है। कुछ के पास अपने चंद्रमा भी, जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर के पास, सैटर्न के पास, इन सब के पास क्या है? अपने खुद के चंद्रमा है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, वो कौन सा है? मून है, जिसको चंद्रमा कहते हैं। अब आगे हम सौरमंडल पढ़ेंगे, अपने ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल है वो किस किस से बना है? सौरमंडल सूर्य से, उसके बाद 8 ग्रह, कुछ उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी कहा जाता है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमें अक्सर सौर परिवार कहते हैं और जिनका मुखिया कौन सा होता है? सूर्य, सूर्य होता है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि भाई जो सौरमंडल है वो किस किस से बना है। तो सौरमंडल पहला सूर्य से, उसके बाद जितने भी ग्रह है वो, और उसके बाद सैटेलाइट और कुछ खगोलीय पिंड जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? आपने देखा है कि वो जो टूटता तारा होता है, जो वो टूटते तारे होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोल, मतलब उन्हीं का जो रियल नाम है वो क्या है? उल्का पिंड है, ठीक है। और कभी ये आ जाता है कि इसका मुखिया कौन है? तो सूर्य सेंटर में सूरज ही इसका मुखिया है। आगे देखेंगे सूरज के बारे में। सूरज सौरमंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा और बेहद गर्म है, गैसों से बना है। सौरमंडल को बांधने रखने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, बल प्रदान करता है, ठीक है। जो सौरमंडल को बांधने रखने वाला गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊर्जा का मेन सोर्स है। जो ऊष्मा है और प्रकाश का अंतिम सोर्स है, कौन सा है? सूरज है, अंतिम सोर्स है। लेकिन वह प्रचंड गर्मी हमें इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि हमारा सबसे नजदीकी तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ऐसा आ जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य है। लेकिन फिर अगर अपन सूर्य की गर्मी अपन को इतनी महसूस क्यों नहीं होती, मतलब इतना क्यों नहीं होता? तो वो क्यों? क्योंकि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। ये वाली चीज याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी है, सबसे पहले बुध, अपन ने ऊपर सबसे पहले फ्रंट में वो पिक्चर देखी थी। वो पिक्चर इसलिए लगाई गई थी ताकि आपको याद रहे कि बहुत बार ये होता है कि कुछ चीजें हमें देखने से याद रह जाती हैं। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। आगे देखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में या पथ में चक्कर लगाते हैं। ये पथ लंबे होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? कक्षाएं कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या कहा जाता है? तो उस पथ को कक्षाएं कहा जाता है। बुध, अपन ने देखा था ना कि वीनस और बुध से, जो जिसको बुध भी कहते हैं, वो सूर्य के सबसे पास था। इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पीछे आया था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट है, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। भाई अगर, वैसे तो सबको पता ही होगा लेकिन जिसको नहीं पता उनको बता दे कि पहले है 9 ग्रह थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो प्लूटो है ना उसको ग्रह से निकाल दिया गया, उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो प्लूटो है ना वो बार बार, जो ग्रह है ना उनकी एक एक क्वालिफिकेशन होती है कि वो है ना सिर्फ और सिर्फ जो उनकी कक्षा है ना उसी के अंडर राउंड लगाएंगे। लेकिन जो प्लूटो है उसने क्या करता था? वो अपने कक्ष में नहीं घूमता था, वो घूमते घूमते दूसरे के कक्षाएं में प्रवेश कर जाता था, उसके पथ में प्रवेश कर जाता था। तो इस कारण क्या होता? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हाल ही में खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सैरस 2003 यूबी की तरह प्लूटो को भी 313 बौने ग्रह कहा जाएगा। तो ये आ जाता है कि प्लूटो को अब किस श्रेणी में रखा गया है? 313 बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आगे आएगा पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, मतलब तीसरा निकट वाला ग्रह है। अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पांचवा है, ठीक है।
यह ध्रुवों से थोड़ी चिपटी हुई है, चपटा है, इसलिए इसके आकार को जियोइड कहा जाता है। जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी जैसी आकृति। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को जियोइड कहा जाता है। और इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी जैसी आकृति। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को और क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट है चांद। हमारी धरती का सिर्फ एक ही उपग्रह है, सैटेलाइट है, वह है चांद। इसका व्यास धरती के व्यास का सिर्फ 1/4 है। ठीक है। अगर मास की बात करें तो वो कितनी है? वो है 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह दूसरे खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के सबसे ज्यादा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे देखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये आ जाता है कि भाई पहला ऐसा आदमी जो नील आर्मस्ट्रांग। और अगर भारत की बात करें तो वो कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है। सॉरी भाई, राकेश शर्मा चांद पर नहीं, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी है। ठीक है, सॉरी। आज तक कोई भी भारतीय चांद पर नहीं गया है। सॉरी, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे ठीक उतना ही समय लगता है नित्यजन जितना पृथ्वी पर हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इस पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति। जो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। अगर अपन स्पेक्ट्रम में लिखे तो 3 × 10⁸ होती है। इसकी गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। जो अभी मैं आपसे ऊपर पूछ रही थी ना कि कितना टाइम लगता है, तो वो कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए अपन को सूर्य की गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। और उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए थे। समझे भाई? जैसे सेंटर में है सन, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। और ग्रह, सॉरी, ये बीच में है चांद, सॉरी सूरज। ठीक है। उसके चारों तरफ जैसे कि एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, और इस ग्रह के ही चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहा है। जैसे कि ये छोटा सा है तो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और इसके चारों तरफ ये लगाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इस तरह है। आगे क्या है कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपकरण है। भाई आजकल सब बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे हैं जो मानव निर्मित है, जो आदमी बनाते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम किया जाता है। इस इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अगर कुछ भारतीय सैटेलाइट की बात करें जो मानव निर्मित है तो वो कौन सा है? इनसेट है, IRS है और एडमेट है इत्यादि। क्या है? ये सारे है तो बहुत सारे, लेकिन जो NCERT की बुक में है आपकी में, मैंने सिर्फ वही लिखे हैं। ठीक है, ऐसे देखे तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तारे, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और वे मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था भाई पेपर में कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किन के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उल्का पिंड। सूरज के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के पास आते हैं और उस पर गिरते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इससे रोशनी चमकती है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे धरातल पर खड्डा बन जाता है। नेक्स्ट, जो अपन टूटता हुआ तारा बोलते हैं वो यही है। मिल्की वे गंगा क्या है? यह लाखों तारों का मतलब जो आकाश गंगा है वो क्या होती है? लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी मिल्की वे आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल एक आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है। जो हमारा मतलब लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं। तो आप समझ सकते हो भाई, देख सौर मंडल कितना बड़ा है, तो उस सौर मंडल का एक छोटा सा पार्ट है आकाश गंगा में। ठीक है। और आकाश गंगा भी कितनी है ये नहीं पता कि कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं।
प्राचीन भारत में इसे आकाश में बहती हुई प्रकाश की नदी माना जाता है, इसलिए इसे आकाशगंगा का नाम दिया गया है। आकाशगंगा अरबों तारों, धूल, गैसों और के बादलों की एक विशाल प्रणाली है। ऐसी लाखों आकाशगंगाएं जो ब्रह्मांड बनाती है। समझ आया कि क्या है आकाशगंगा? क्या है आकाशगंगा? बहुत सारे तारों से, धूल व गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली है। मतलब धीरे 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 एक सीरीज बनती है बादलों की, वो क्या होती है? आकाशगंगा बोलते हैं। और जो लाखों आकाशगंगाएं जो ब्रह्मांड बनाती हैं, बहुत सारी है। और सौर मंडल है वो आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है, छोटा सा। ठीक है, ये देखिए, ये आकाशगंगा इस टाइप की, मतलब इस टाइप की ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट अपना सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है भाई, ग्लोबल और देशांतर। ठीक है, सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर है, सॉरी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर है। तो देखते हैं पहले कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो कैसा प्रतिरूप होता है? वास्तविक प्रतिरूप होता है और एक छोटा होता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वर्त कहा जाता है। जो ग्लोबल है उसको दो भागों में बांटती है एक काल्पनिक रेखा। तो ये आता है कि ग्लोबल को जो दो हिस्सों में बांटती है वो कौन सी रेखा होती है? तो वो काल्पनिक रेखा होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जो भाग स्थित है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसलिए भूमध्य रेखा एक काल्पनिक गोलाकार रेखा है और पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वर्तों को अक्षांशों के समांतर कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वर्तों को कहा क्या जाता है? अक्षांशों के समांतर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट है, अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। तो मेन पॉइंट है, अक्षांशों को किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा वो कौन सी डिग्री पे है? वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। क्योंकि भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दिशा पृथ्वी के चारों ओर एक वर्त का चौथाई है, इसलिए इसे 360 डिग्री का 1/4 भाग यानी 90 डिग्री मापते हैं। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणार्ध कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर में सभी समांतर को उत्तरी अक्षांश व दक्षिण में स्थित को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। ये रहा। ठीक है, ये है उत्तरी ध्रुव की कैसे? तो उत्तरी ध्रुव है उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर में है। उसके बाद 23.5 डिग्री में है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। ठीक है, अगर उत्तर की बात आई 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा है, और अगर दक्षिण की बात आई 23.5 डिग्री तो मकर रेखा है। और अगर 66 डिग्री उत्तर की बात आए तो उत्तरी शीत कटिबंध है, और अगर दक्षिण की बात आए तो दक्षिणी शीत कटिबंध है। ठीक है, और बीच में कौन सी? अपनी 0 डिग्री पे विषुवतीय रेखा अपनी 0 डिग्री पे है। अपनी तीन तो हो गई, एक भूमध्य रेखा, एक उत्तरी ध्रुव रेखा और एक दक्षिणी ध्रुव। उसके अलावा चार और है महत्वपूर्ण अक्षांश। ठीक है, तो वो कौन कौन से वो देखिए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, भूमध्य रेखा के 26 डिग्री उत्तर आर्कटिक वर्त होता है, और अगर दक्षिण की बात करें तो अंटार्कटिक वर्त होता है। ठीक है, ये चार और है इसके अलावा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के हीट जोन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार दोपहर का सूरज बिल्कुल सिर पे होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इसे टोरिड जोन या उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता। ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता रहता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्तांत में, एक मिनट, हाँ, इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वर्त आर्टिक सर्कल, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वर्त, मतलब जिसको अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण क्षेत्र या टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। जहां सीधी रोशनी पड़ती है उसको टोरेट जोन, जहां कम पड़ती है उसको टेम्परेट जोन या शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त पर और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त पर और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ सूरज, मतलब बिल्कुल जो पोल वाला एरिया होता है वहां की बात कर रहे हैं।
सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं उठता, इसलिए इसकी किरणें हमेशा तिरछी रहती है और गर्मी कम होती है, तो इसे क्या होता है, फ्रीज जोन कहा जाता है। जो पोल वाले एरिया होता है अपना, बिल्कुल टॉप और बिल्कुल लास्ट वाला, वहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पहुँच पाती, वहाँ तिरछी पहुँचती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको शीत कटिबंध बोलते हैं, फ्रीज जोन बोला जाता है। नेक्स्ट है देशांतर क्या है, तो देशांतर क्या है, देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लंबी वाली लाइन होती है ऐसे वाली, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए, जो ये वाली लाइन होती है लंबे वाली, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किसी स्थान की स्थिति, अच्छा ठीक है, अब देखेंगे कि देशांतर काम क्या करता है। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि टोंगा द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, ये चीज याद रखना भी, टोंगा द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। मॉरियस द्वीप कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। कि अगर अपन को किसी जगह की स्थिति पता लगानी है, तो उसके लिए सिर्फ अपन को अक्षांश का पता नहीं होना चाहिए, उसके देशांतर का भी पता होना चाहिए, तभी हम उस जगह की करेक्ट सिचुएशन का, करेक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं, कि जब अपने पास अक्षांश और देशांतर दोनों होंगे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि जो ये टोंगा द्वीप है और ये मॉरिशस द्वीप है, अगर ये अक्षांश की बात करें तो ये दोनों 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब उन्हें सटीक रूप से खोजने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाले रेखा से कितनी दूरी पूर्व या पश्चिम में है, मतलब जो लॉन्गिट्यूड है उसको पता लगाना पड़ेगा देशांतर का। इस संदर्भ में रेखाओं की देशांतर की प्रमुख यामोंतर कहा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर की डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री को मिनटों में, मिनटों को सेकंड में बांटा जाता है। ये अर्धवर्त है और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर लगातार कम होती है, जब तक कि यह ध्रुवों पर शून्य नहीं हो जाती, यहाँ सभी यामोंतक मिलती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो समझने वाली बात है वो समझो। एक तो ये वाली चीज ध्यान रखना कि भाई टोंगा द्वीप कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, मॉरिशस द्वीप कहाँ पर, हिंद महासागर में है। और किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए अपन को सिर्फ अक्षांश ही नहीं, देशांतर रेखाओं का भी पता लगाना हो। अब देखिए ये वाली चीज है कि जो देशांतर की डिग्री, देशांतर को किस में मापते हैं, देशांतर को डिग्री में मापते हैं, और प्रत्येक डिग्री को मिनटों और मिनटों को सेकंड में बांटा जाता है। ये अर्धवर्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की लगातार, ठीक है, ये और ये क्या देखते हैं कि जो पोल की तरफ जाते हैं तो जो इनकी डिस्टेंस है, जो उनकी दूरी है वो कम होती चली जाती है। और ये कैसे वर्त है, ये अर्धवर्त है, और बिल्कुल जाते जाते शून्य हो जाती है, और जहां पर सभी आमंत्रण मिलते हैं। ठीक है, याद आता है, शून्य नहीं होती जहां सभी प्रमुख आमंत्रण मिलती है। नेक्स्ट है अक्षांश के समांतरों के विपरीत। सभी मध्यम रेखाएं समान लंबाई की होती है, इस प्रकार मध्याह्न रेखाओं को क्रमांकित करना मुश्किल होता है। इसलिए सभी देशों ने फैसला किया है कि गिनती उस माध्यम रेखा से शुरू होनी चाहिए जहां ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भाई हर देश की अलग अलग होती है, तो इसलिए सबने ये डिसाइड किया कि अपन कोई फिक्स ऐसा पॉइंट रखते हैं जहां से ये एक समान मानी जाएंगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो ग्रीनविच है होकर गुजरती है। जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला में स्थित है, जो ग्रीनविच है वो ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। इस मध्याह्न रेखा को प्रमुख यामंत्र मतलब प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, और इसे हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख यामंत्र होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जो ब्रिटिश, जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। ठीक है, अगर ग्रीनविच की बात करें तो कौन सी वेधशाला है, वहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख यामंत्रक और 180 डिग्री प्रमुख यामंत्रक पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। तो कौन करती है, 180 डिग्री यामंत्रक, जिसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध भी कहा जाता है। जैसे कि वो सॉरी क्या था, भूमध्य रेखा है, वो जो भूमध्य रेखा है वो दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। तो ऐसे ही अगर बात करें यामंत्र की, तो 180 डिग्री यामंत्र पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करता है। किसी भी स्थान के देशांतर के बाद पूर्व के लिए ई और पश्चिम के लिए वी, मतलब कि पूर्व के लिए ईस्ट, ई मतलब ईस्ट और डब्ल्यू मतलब वेस्ट लगाते हैं। यदि आप अक्षांश और देशांतर जानते हैं तो आप ग्लोब पर किसी भी बिंदु का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या होता है। समय मापने का सबसे अच्छा तरीका है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की चाल का। स्थानीय समय की गणना सूर्य द्वारा डाली गई छाया से की जाती थी, जो दोपहर के समय सबसे छोटी और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी। तो जो पहले के आदमी थे वो टाइम का, भाई पहले वॉच तो होती नहीं थी ना क्लॉक होती थी, तो क्या करते थे, टाइम पता लगाने के लिए वो सूरज को देखते थे, सूरज की रोशनी को देखते थे। तो इससे क्या होता है, अब यही बता रखा है, जब सूरज बिल्कुल टॉप में होता है, मतलब दोपहर 12 बजे, तो जो सूरज की जो छाया होती है, शेडो होती है, वो सबसे छोटी होती है।
जब सूर्य उगता है और छिपता है तो वो सबसे लंबी हो जाती है। जब ग्रीनविच की प्रमुख यामंत्र पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो इसे मध्यम रेखा के साथ स्थित स्थानों पर दोपहर होती है। मतलब सबसे ऊंचे बिंदु टॉप पर होता है तो दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर होती है। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हाँ ये चीज याद रखना कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्रीनविच के पूर्व में स्थित स्थान ग्रीनविच समय से आगे और पश्चिम में स्थित ग्रीनविच से पीछे हो जाता है। ठीक है। अंतर की दर की गणना इस प्रकार की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय 15 मल्टीप्लाई फॉर 60 मिनट आगे होगा, जो भी स्थान ग्रीनविच से पूर्व के होंगे, और यानी ग्रीनविच समय 1 घंटा आगे रहेगा। इसका अर्थ है दोपहर 1 बजेंगे। लेकिन ग्रीनविच में जो 15 डिग्री पश्चिम वाले जो एरिया है वहाँ 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजेंगे। ठीक है। देशांतर यामांतरों पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। जो देशांतरी यामांतर होते हैं वहाँ के जो इलाके होते हैं वहाँ पर बिल्कुल टाइम है जो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। जैसे भाई अमेरिका में और टाइम है, भारत में और टाइम है, या भारत के ही दो इलाके लगा के देख लीजिए आप, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य के निकलने का टाइम दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट हमारे पास मानक समय क्यों है। देखिए ये रही जो वो जो मानक यामांतर वाली जो ये लाइन है, ये 82.5 डिग्री डिवाइड करती है पूर्व में। ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न यामांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए कई देशांतरों को पार करने वाली ट्रेनों के लिए समय सारणी तैयार करना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं भारत में गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। जैसे कि आप अपने भारत में ही देख लीजिए, दोनों इलाकों में क्या है, डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है। और कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर इसमें है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी यामांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में 82.5 डिग्री के देशांतर को मानक यामांतर माना जाता है। तो कौन सा है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये याद रखना, ई लिखा है ना कि डब्ल्यू। ठीक है। तो मानक समय माना जाता है। इसलिए इस यामांतर के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय के रूप में माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, जबकि लंदन में दोपहर के बाद 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजते। ठीक है। तो कितना आगे है वो? 5.5 घंटे आगे है। ये आ जाता है बहुत बारी कि जैसे लंदन में इतने बजे है तो भारत में कितने बजे होंगे, तो उसमें 5.5 घंटे ऐड करके बता। नेक्स्ट है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय मानक अपनाए जाते। जैसे भारत की बात करें तो भारत में एक ही मानक समय है, लेकिन अगर और देश है तो जैसे जितना बड़ा देश उतने ज़्यादा मानक समय। तो रूस की बात करें तो रूस में 11 मानक समय है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र जोन में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय का क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर है। तो ये आ जाता है कि कितने जोन में बांटा गया है, 24 जोन में बांटा गया है। या फिर ये आ जाता है कि रूस में कितने मानक समय है, 11 मानक समय है। और एक समय क्षेत्र कितने को दर्शाता है, 15 डिग्री देशांतर को। अभी हम थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए भाई, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक रोटेशन करती है, एक रिवोल्यूशन करती है। मतलब एक घूर्णन करती है, एक परिक्रमण करती है। अगर घूर्णन की बात करें तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर ही घूमती है और एक निश्चित पथ, एक निश्चित कक्ष में घूमती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है। घूर्णन क्या होता है? घूर्णन होता है पृथ्वी का अपने खुद के अक्ष पर घूमना। और अगर परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण होता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की दूरी, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की दूरी पर क्या एक काल्पनिक रेखा है, अपने कक्षीय तल ऑर्बिटल प्लेन के साथ वो 66 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षा द्वारा निर्मित तल को कक्षीय तल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण इसका केवल आधा भाग ही एक समय सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है और दूसरे वाला भाग दिन का अनुभव करता है, जबकि सूर्य से दूर वाला पार्ट होता है वो रात का अनुभव करता है। जैसे कि अमेरिका वगैरह में रात होती है तो अपने यहाँ दिन होता है, इस प्रकार। ठीक है। ग्लोबल वह वर्त जो दिन और रात को अलग करता है उसे क्या बोलते हैं? परिदीप्ति वर्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। जो दिन व रात को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने धुरी के चारों ओर
एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का टाइम लगता है। जो घूर्णन की अवधि है वो पृथ्वी की दिन के रूप में होती है, ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। अब देखो जो रोटेशन और रिवोल्यूशन था वो क्या था? जो रोटेशन था वो पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर घूमती थी, जिससे क्या बनता है? जिससे दिन व रात बनती है, ठीक है? जिससे दिन और रात बनती है। और अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की बात करें, तो वो पृथ्वी पर दिन और रात बना सॉरी वो मौसम बनाते हैं कि एक बार गर्मी का मौसम आ गया, फिर सर्दी का मौसम आ गया, ठीक है, इस तरह फिर बारिश बरसात का मौसम आ गया। तो जो रिवोल्यूशन है वो मौसम बनाते हैं, और जो रोटेशन है वो टाइम दिन बनाता है, दिन और रात बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकना, तो कितना झुकती है वो? 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकती है। और अब ये देखिए, जैसे कि पृथ्वी जब घूमती है तो जो पार्ट सूर्य के सामने आ जाता है वहां पर दिन हो जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो जाता है? रात हो जाती है, ठीक है। फिर ये ऐसे घूमेगी तो यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर और पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण कहलाती है। अपनी कक्षा में जब सॉरी अपनी कक्षा में जब पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि कितने टाइम में लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर इसे 365 1/4 दिन एक वर्ष लगता है। हम केवल 365 ही दिन मान के चलकर सुविधा के लिए 6 घंटे इनमें नहीं जोड़ते, ठीक है। जो लीप वर्ष आता है ना, तो ये 6 6 घंटे 4 साल में जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मली फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन फिर क्या हो जाता है? 29 दिन की हो जाती है। तो वो फरवरी 29 दिन की इसीलिए होते हैं क्योंकि हर साल के 6 घंटे ऐड होते चले जाते हैं। तो 4 साल में कितने हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे का क्या होता है? अपने एक दिन होता है, इसलिए उसमें वो एक दिन ऐड हो जाता है। प्राचीन भारतीय खगोलीय आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेटमेंट किसने बोली थी? तो ये स्टेटमेंट आर्यभट्ट ने बोली थी। अब आगे देख, वही बात है। हर वर्ष बचाए गए 6 घंटे 4 वर्ष की अवधि में एक दिन 24 घंटे बनाते हैं, और ये अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जुड़ जाते हैं। तो हर चौथे वर्ष फरवरी में 28 दिन के बजाय 29 दिन आते हैं, जिन्हें 366 दिन यानी लीप वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दीर्घावर्त पथ में। यह आता है भाई कि पृथ्वी कौन से मतलब किस टाइप के पथ में चक्कर लगाती है? तो वो दीर्घवर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। जहाँ जहाँ येलो कलर की अंडरलाइन हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले आए हुए हैं ये। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुएं बदलती है। जो परिक्रमण था, जो रिवोल्यूशन था, उसके कारण क्या होता है? ऋतुएं बदलती, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सारे मौसम आते हैं रिवोल्यूशन के कारण, ठीक है। जैसे देखिए, ये ऐसे घूम रही है तो शरद ऋतु है, तो विषुवत मतलब 21 मार्च का। और अगर दक्षिणी अवतांत की बात करें तो 22 दिसंबर का। और विषुवत अगर शरद ऋतु के विषुवत की बात करें तो 23 सितंबर का। ये वाली डेट आती है ये, ठीक है, तो ये देख लेना। आगे हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। नतीजन इन नक्षत्रों में अधिक गर्मी मिलती है। ध्रुवों के पास क्षेत्रों में कर्म पोल के पास तो हमेशा कम ही गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो उत्तर ध्रुवीय सूर्य की ओर झुका हुआ है और आर्टिक सर्कल से आगे के स्थानों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है, इसलिए विषुवतीय वर्त के उत्तर क्षेत्रों में गर्मी रहती है। इन स्थानों पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून माना जाता है। पृथ्वी की स्थिति को उत्तरायण कहा जाता है। अगर उत्तरायण की बात करें तो सबसे लंबा दिन और छोटी रात 21 जून को माना जाता है, ठीक है। ये उत्तर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण की बात। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश हो जाता है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। इसे ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्थिति को दक्षिणी अयांत कहा जाए। अगर दक्षिणी अयांत की बात करें तो 22 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर बराबर दिन व रात होती है, जिसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है, ठीक है। जिसको क्या क्या बोला जाता है, तो ये आ जाता है कि दिन और रात बराबर कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होती है।
नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट हम देखेंगे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु कहा जाता है होती है, और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पृथ्वी के घूमने और परिक्रमण के कारण दिन और रात बनती है और ऋतु बनते हैं। मतलब घूमना तो दिन और रात, और परिक्रमण मतलब ऋतुओं का बनना होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानचित्र। अपन चौथे चैप्टर में पहुंच गए भाई, जो मानचित्र का है। ठीक है, नेक्स्ट है मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें कुछ का वर्णन नीचे है। मोस्टली वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अपने सिर्फ वही किया है जो अपनी एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर अपने पेपर में मानचित्र से कोई क्वेश्चन आया तो वो इसी से आ जाएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं के अंदर से आ जाएगा। भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप्स पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इससे लास्ट से पहले बार जब मैंने पेपर दिया था सीटेट का, तो उसमें मेरे में यही क्वेश्चन आया था कि जो फिजिकल मैप है वो किसको दर्शाते हैं। और एक और आया था कि जो पठार है वो फिजिक मतलब जो पठार है वो जो मैप होते हैं उनमें कैसे कलर का होता है पठार, कौन सा कलर शो करते हैं, इस टाइप का। तो जो भौतिक मानचित्र है वो पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र बोलते हैं। राजनीतिक मानचित्र जो शहर, कस्बों, गांव, दुनिया के विभिन्न देश और देशों की सीमाओं को दर्शाते हैं। क्या राजनीति से कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? जो गांव, दुनिया और विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। आगे है थीमेटिक मानचित्र। क्या हो रखा है भाई? हाँ, आगे है थीमेटिक मानचित्र की बात करें तो कुछ मानचित्र विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वनों व उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? विषयगत मतलब कि थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखिए, हमने 3 टाइप के मानचित्र पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा है भौतिक या फिजिकल मैप। उसमें क्या था? उसमें जितनी भी पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ सब होते हैं वो क्या होता है? भौतिक मानचित्र होता है। सेकंड हमने पढ़ा था राजनीतिक मानचित्र। तो उसमें क्या होता है? जितनी भी सीमाएं दर्शाते हैं, जो गांव शहरों की जो सीमा होती है उनको दर्शाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। थर्ड है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वो होता है जिसमें अपन स्पेशली कोई जानकारी दी होती है, जो स्पेशली किसी एक चीज के लिए फोकस करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र की बात हो गई, वर्षा हो गया, वन उद्योग हो गया, इस टाइप के मानचित्र। अब देखेंगे मानचित्र के घटक किस चीज पे डिपेंड होता है मानचित्र। ठीक है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक होता है। तो बहुत बार ये होता है क्वेश्चन में, ये 3 देके ये पूछ लेते हैं एक अलग देके कि कौन सा उसका घटक नहीं है। तो याद रखना है कि कौन कौन सा है? दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। दिशा क्या होती है? 4 मुख्य बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ये ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्या होता है? इसको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य मध्यवर्ती, जैसे कि ये जो उत्तर पूर्वी है किस टाइप की होती है? ये ऐसी होती है। ये हो गया अपना नॉर्थ और ईस्ट, ये हो गया अपना साउथ और ईस्ट, ये हो गया अपना साउथ और वेस्ट, एंड देन ये हो गया अपना वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, तो जो मेन होती है प्रधान बिंदु वो 4 होती है। अगर अपन एक्स्ट्रा बात करें तो कौन कौन सी होती है? जो मध्यवर्ती होती है उनको बोलते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, हम इन मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से किसी भी स्थान की अधिक सटीक पता लगा सकते हैं। आगे देख कंपास क्या होता है। हम दिक् सूचक जिसको कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा पता लगा सकते हैं, यह मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोगी है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दिशा दिशा की ओर इशारा करती है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है मेन, कि जो कंपास की जो सुई होती है वो कहाँ पर इशारा करती है, किस दिशा की तरफ होती है? तो वो क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होती है। ये अपना वो डायरेक्शन वाला मैप बताया था भाई, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, सॉरी पूर्व, पश्चिम। ठीक है, और ये बीच वाली जो दिशा होती है वो, ये अपना कंपास है। जो इसकी ये जो सुई है वो कहाँ होती है? नॉर्थ एंड साउथ में होती है, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ हमेशा होती है। बस इससे यही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र क्या होते हैं? कच्चे आरेख को बिना मापने की सहायता से खींचा जाता है। जब कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रेखा चित्र बोलते हैं। खाका आ जाता है बहुत बार, कि खाका है क्या? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र।
जो रेखा चित्र है वो क्या है? रेखा चित्र होता है कच्चे आरेख को बिना पैमाने की साइज, मतलब ऐसे ही रफली खींच दिया जाता है। और खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बार आया था भैया खाके वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते होंगे तो आपने उसमें देखा होगा जरूर ये कि खाका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए अपन, फिफ्थ वाले पे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये वाला थोड़ा लेंथी है, वो थोड़े छोटे छोटे थे। देखेंगे पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? भूमंडल बोलते हैं, धरती बोलते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली गैसें परतें वायुमंडल कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस पाई जाती है। जो मेन है वो यही है, बाकी और भी छोटी छोटी बहुत सारी पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, और बाकी जितनी बच गई वो सारी अदर गैसेज होती है। ठीक है, पानी पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए इसे जलमंडल कहा जाता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2/3 हिस्से पर क्या है? पानी है। नेक्स्ट है जीवमंडल। क्या है जीवमंडल? वह स्करणीय क्षेत्र है जहाँ हम भूमि, पानी और हवा एक साथ पाते हैं, जिसमें जीवन के सभी रूप शामिल है। ये वाला क्वेश्चन भी भैया आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा, अगर किसी बच्चे ने किया होगा तो, कि जीवमंडल क्या होता है? जहाँ पर भूमि, पानी और हवा पाई जाती है। आगे हम देखेंगे लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल क्या होता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी जिसको बोलते हैं अर्थ, यह भूपट्टी की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतों से बना है, जिसे पोषक तत्व कहा जाता है और जो जीवों को जीवित रखता है। ठीक है, अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसमें तो पानी भी है और धरती भी है, और अगर सिर्फ धरती की बात करें तो जो ठोस भाग है वो क्या है? भूमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की जो सतह है, जो एरिया है, उसको दो भागों में बांटा गया है। तो वो कौन सा होता है? बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन कहा जाता है। तो पृथ्वी के दो हिस्सों में बटा है, एक को महाद्वीप कहा जाता है और एक को महासागर कहा जाता है। ठीक है, दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का स्तर एक जगह एक जैसा रहता है। भूमि की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, जिसे शून्य माना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो भूमि की जो ऊंचाई है वो कहाँ से मानी जाती है? वो हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है। क्योंकि अगर अर्थ की बात करें, लैंड की बात करें, तो भाई हर जगह ऊंची नीचे है, कहीं नीचे है कहीं ऊंची है, तो हर जगह फ्लैट नहीं है, सेम नहीं है। तो इसीलिए एक तोड़ निकाला कि समुद्र की जो ऊंचाई है उसको अपन शून्य मान के वहां से अपन ऊंचाई अगर काउंट करेंगे तो वो करेक्ट ऊंचाई मानी जाएगी, हाइट मानी जाएगी। आगे देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर है। और अगर सबसे गहरे की डीप की बात करें तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है, एक मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर मानी जाती है। ये मीटर आया था एक बार कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैप है भाई कि अपने वो कौन कौन कॉन्टिनेंट, अपने महाद्वीप और महासागर, ठीक है, किस टाइप क्या है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि याद किया हुआ याद नहीं रहता, लेकिन देखा हुआ याद आ जाता है। तो इसलिए बीच बीच में ये मैप वगैरह लगाई है, पिक्चर लगाई है। तो ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अपने कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, और एक नीचे है अंटार्कटिका। अब ओशन की बात करें तो जो इंडियन ओशन है वो देख, इंडिया ओशन है। आपको एक बात बता दो, जो इंडियन ओशन है एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के पास है, तो इसका नाम हिंद महासागर इंडिया के नाम पर पड़ा है। उसके बाद है पैसिफिक नॉर्थ वाला, फिर ये वाला नॉर्थ अंटार्कटिक वाला। ये सारे क्या है? ओशन है। ये रहा अंटार्कटिका एक। ठीक है, 7 महाद्वीप है। नेक्स्ट महाद्वीप की बात करें तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। एक महाद्वीप, ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। एशिया महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अभी हमने देखा। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, देखा हमने, उधर यूरोप था, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। बहुत बार यह आ जाता है कि यूरोप और एशिया के जो ज्वाइंट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। और अलग किससे होता है? यूराल पर्वत से अलग होता है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम में।
आर्टिक वर्त इससे होकर गुजरती है और यह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। तो यूरोप की बात करें तो वो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है और आर्टिक वर्त इससे होकर गुजरता है। इस पूरी बुक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई ये, ठीक है। और इससे आप कितने ही क्वेश्चन बना लीजिए, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो वो कौन सा है? अफ्रीका है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा का, जो अफ्रीका में है। इस महाद्वीप के चारों तरफ समुद्री व महासागरों से घिरा है और विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरले स्थल से जुड़ा है जो पनामा जल संधि है। तो ये आ जाता है कि पनामा जल संधि किसके बीच में है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, आधा उत्तरी में आधा पश्चिम में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब दक्षिण अमेरिका की बात करें, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसको दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडिज इसी में है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। सबसे लंबी की बात कर रहे हैं एडिस हुई। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो नील नदी थी वो सबसे लंबी नदी थी और जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल अलग ही था। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वीप या महाद्वीप बोलते हैं। देखा था ना हमने ऊपर मैप में कि बिल्कुल कोने में था लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या था? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और इसे द्वीप या महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अंटार्कटिका, जो बिल्कुल लास्ट में था, नीचे था। यह एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल साउथ में था ये। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो पोल्स होते हैं वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो इस कारण क्या होता है? वो ठंडे होते हैं और बर्फ से जमे हुए होते हैं। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो बिल्कुल पोल पे है, साउथ में। तो क्या होता है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ पर जो बर्फ है वो मोटी परत बर्फ की जमी हुई है। या किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर आज तक भी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती, जीवन सरवाइव नहीं है, तो वो कहाँ पर है? वो अंटार्कटिका में है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अपने अपने मतलब बहुत सारे जो देश है, मोस्टली देशों ने यहाँ पर अपने शोध केंद्र स्थापित किए हुए हैं और भारत के भी है 2, तो वो कौन कौन से हैं? मैत्री और भारती है। नेक्स्ट जलमंडल की बात करें अपन, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 71% पर पानी है और 29% पर भूमि है। पृथ्वी का 97% से ज़्यादा भाग महासागर में है, समुद्र वगैरह में है। यह मानव उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा खारा है। बाकी पानी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ़ की चादरों के ग्लेशियर के रूप में भी है या ज़मीन के नीचे है। इसका बहुत कम हिस्सा मानव उपयोग के लिए ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। बावजूद भी हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा पानी है जो 97-98% महासागरों में है और जो महासागरों का पानी है वो खारा है, जिसको अपन यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ओशंस, देखेंगे हम कितने ओशन है? अपने 5 ओशन है, ठीक है। महासागर जलमंडल का एक मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ये ध्यान रखने की कैसा होता है? गतिशील होता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की प्रमुख 3 गतियां हैं। कौन कौन सी है? तरंगे हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर है। सबसे पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्टिक महासागर है। हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, उससे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। भाई ये मतलब इसीलिए निकाले ताकि अब जो थोड़ा सा टाइम बच गया है उसमें बुक तो पढ़ी नहीं जाएगी, तो उसमें जो नोट्स है उससे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन होता चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपन लेके आएंगे 7th क्लास, नहीं पहले 6th ही पूरी कर लेते हैं अपन, तो अपन अगले लेके आएंगे 6th की पॉलिटिकल, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रशांत महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो हमने पढ़ा था ऊपर, वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग कैसी है इसकी आकृति? इसकी आकृति वर्ताकार है।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट है अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? इसकी आकृति एस अक्षर के समान है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, और तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका है। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक धंतुरित मतलब कि कटी फटी है। यह अनियमित दंतिकट रेखा प्राकृतिक स्रोतों व पत्तनों के लिए आदर्श थी और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। ऐसा महासागर जहाँ से व्यापार होता था तो वो कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। आकृति एस के समान है और जो इसकी तटरेखा है वो कटी फटी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। और ये आ जाता है कभी कभी कि कौन सा महासागर है जहाँ से नाव वगैरह का पतन या फिर व्यापार होता था, तो वो अंटार्कटिक है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर है। इस महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण महासागर। अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर की 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अब आ गए आर्कटिक महासागर पे। उत्तर ध्रुव वर्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि बोलते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों व यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे हम एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, बोला था ना भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है। वायुमंडल है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमान अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को कितनी 5 परतों में बांटा गया है। तो पहली है शोभमंडल, अपन पिक्चर से ही देख लेते हैं, ठीक है। पहली है शोभमंडल, दूसरी समताप, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी तापमंडल और पांचवी है बाह्यमंडल। कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहली है 0 से 12 किलोमीटर तक है और जिसमें की जो जहाज वगैरह है, गर्म वायु के गुब्बारे हैं इस टाइप के। सेकंड है समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर है। थर्ड है अपना मीसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल जिसमें उल्काई पिंड वगैरह होते हैं, ठीक है। फोर्थ है तापमंडल जिसको थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है जिसमें कार्बन रेखाएं और उपग्रह वगैरह लॉन्च होते हैं। नेक्स्ट है बाह्यमंडल जो 800 से 1000 किलोमीटर तक फैली जिसमें अंतरिक्ष यान होते हैं जिसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है जो स्वच्छ शुष्क और हवा का लगभग 99% भाग बनाते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन व अन्य जैसी गैसें हैं। ऑक्सीजन जीवन की सांस है जबकि नाइट्रोजन जीवित जीवों के विकास में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि थोड़ी मात्रा में मौजूद है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी द्वारा विकिरण कर्मी को अवशोषित करता है जिससे ग्रह गर्म रहता है और यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। CO2 पौधों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता रहता है और यह समुद्र तल पर अधिकतम होता है और ऊपर जाने पर तेजी से घटता रहता है। हवा के घनत्व में इसी कमी के कारण पर्वतारोही को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो हवा है वो मतलब अपने को सांस लेने में दिक्कत होती रहेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान भी घटता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालती है। यह जगह अलग अलग होती है, कुछ क्षेत्रों में उच्च दबाव कुछ क्षेत्रों में निम्न दबाव होता है। जो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। जीवमंडल की बात करें हमने सबसे पहले ऊपर टॉप में पढ़ा था ना इस चैप्टर के कि जीवमंडल क्या होता है। जहाँ पर एटमॉस्फेयर में यानी एयर, हाइड्रोस्फीयर जिस वाटर और लिथोस्फीयर मतलब कि क्रस्ट मतलब मेंटल एयर की धरती, यहाँ पर धरती भी उपलब्ध उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं जिसमें तीनों चीज होती है। उसको मिला के जीवमंडल देखते हुए जीवमंडल स्थल जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मतलब कि जो अपने जीव मंडल है वहाँ पर हर प्रकार का प्राणी जीव जंतु पाया जाता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में मतलब कि जंतु और पादप एनिमल एंड प्लांट में बांटा गया है। पृथ्वी के तीन परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों व गाड़ी का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण, इंक्रीजिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन बोलते हैं। और इसे अच्छा, ये देखेंगे पहले, भूमंडलीय तापन क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना क्या होता है, भूमंडलीय तापमान होता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच का एक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोगों की आवश्यकता है, कि हमें जो भी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, जैसे कि कोयला वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, क्योंकि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इनका जो यूज़ है वो हमें अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना चाहिए, इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में आप देख रहे हैं कि भारत में क्या क्या है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, व दक्षिण में हिंद महासागर है। प्रायद्वीप क्या होता है, बहुत एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो प्रायद्वीप है वो क्या है। वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रायद्वीप बोला जाता है, जो तीन तरफ जल से घिरा है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार, ये आते भाई, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई 3200 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच की लंबाई 2900 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर उत्तर लद्दाख से और दक्षिण में कन्याकुमारी से की बात करें तो 3200 किलोमीटर, अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात का कच्छ की बात करें तो 2900 किलोमीटर, वहाँ 3200 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम मैप सॉरी। ये देखिए, जो ये भारत है इसके इधर चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और टॉप में लद्दाख है। नेक्स्ट ये देखेंगे, ये आया था ना कि जो यहाँ है ये क्या है, ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में सिर्फ दो ही द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और वो लक्षद्वीप, दो ही है ये। ठीक है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्थिति। भारत कहाँ पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब जो ये है देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो है, जो अक्षांश है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर अक्षांश के बीच में है। और अगर दक्षिण की बात, देशांतर की बात करें तो देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, ये वाला अब बहुत बड़ी ऑप्शन में आ जाता है कि भारत की स्थिति बताओ कौन सी है। नेक्स्ट है, बहुत बड़े देशांतीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत ज़्यादा अंतर हो सकता है। इस तरह दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच की समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक देशांतर अपन ने पहले पढ़ा था ना, उसमें अक्षांश व देशांतर वाले में कि एक टाइम जोन को फिर 4 मिनट में डिवाइड कर दिया गया था बांटने के बाद। तो प्रत्येक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। तो भारत का मानक समय कौन सा होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी है। इसे यामंत्र को भारत का मानक यामंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। दक्षिण समुद्र में स्थित दो ही द्वीप है भारत के, एक जो पड़ोसी है द्वीप वाले, पानी वाले जो पड़ोसी है, श्रीलंका है और मालदीव है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत व श्रीलंका किससे अलग है, वो पाक जल संधि के द्वारा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक व प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है और इसमें कितने हैं, 28 राज्य। पहले 29 थे जब जम्मू कश्मीर बना था, लेकिन अब 28 हो गई। ठीक है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसको यूटी में डिवाइड कर दिया गया है, 2 यूटी बना दिया गया है, एक जम्मू एक लद्दाख। और कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस अकॉर्डिंग देखें तो पहले 7 थे, उसके बाद 2 बनाने के बाद 8 हो गई। कैसे, क्योंकि है ना, फिर उसके बाद है ना 2 यूटी को मिला के, जैसे द्वीन और द्वीप और एक और था, उन दोनों को मिला के एक कर दिया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ है। कितनी भाषाएं है टोटल, 22 लैंग्वेज है भारत की टोटल। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है। उत्तर बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है, जबकि हिम प्लस में आल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय कहाँ पर है, भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया। सबसे उत्तर स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय हिमाद्री कहा जाता है,
जिसे विश्व की सबसे ऊंची शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य वाला हिमालय, जिसको हिमाद्री के दक्षिण में होगा, नीचे होगा। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी यहीं पर स्थित है और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है संकरला है। तो सबसे ऊंची वाली है उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। हाँ ठीक है, उसको हिमाद्री बोलते हैं, फिर उसको मध्य हिमालय बोला जाता है, उससे नीचे फिर नीचे है शिवालिक, तो शिवालिक सबसे तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है जितनी भी फेमस पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, तो वो मध्य हिमालय में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल व सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। दिए गए जलोढ़ निष्पक्षों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। आगे हम देखेंगे कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है, जो शुष्क, गर्म व रेतीला है, जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इस धरातल काफी ऊंचा है, नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है और जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य व सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज से होकर नर्मदा व तापी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा व तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री व पूर्व में पूर्वी घाट। ये वाली चीज याद रखना, जो पश्चिमी घाट है उसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक सामान्य रूप में हुआ, जबकि पूर्वी घाट को बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री बोला जाता है और जो एक सीरीज में है, एक लंबाई में है, बिना टूटा फूटा है। पूर्वी घाट को पूर्वी घाट बोला जाता है और उसका जो बीच का जो रास्ता है वो टूटा फूटा और असमान है। इन पठारों में खनिज वजह से कोयला व लौह शक्ति की प्रचुरता पाई जाती है। सॉरी भाई। पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं। जो पूर्व वाले मैदान हैं वो चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं। वो कौन सी नदियां हैं ये देख लीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने से उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत का एक बहुत ही सुंदर और फेमस डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। नेक्स्ट है मेन पॉइंट। भारत में दो ही द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है और जो केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप में। ठीक है, अगर ये आ जाए कि स्टेट कौन सा है तो केरल के पास। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है जो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है सुनामी, एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर न पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जो सुनामी है वो भूकंप के कारण उत्पन्न होती है समुद्र तल में। प्रायद्वीप हमने ऊपर पढ़ा था कि भूमि का वह हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है जलोढ़ निपेक्ष क्या होता है। ये बहुत ही महीन मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है और नदी घाटियों में जमा दी जाती है। ठीक है, अगर जलोढ़ निपेक्ष आए तो मिट्टी द्वारा, बहुत ही महीन मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी क्या होती है। एक नदी है जलधारा जो किसी मुख्य नदी में दोनों में से अपना जल बहाकर अपनी उसे मुख्य नदी में मिल लाती है। आगे हम देखेंगे प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनके कंकाल बच जाते हैं। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि ये है इधर वाले इन सबको। ठीक है भाई, अपना खत्म हो गया है क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसकी। अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अपन अगली क्लास लेके आएंगे पॉलिटिकल की, ऐसे ही जो भी मोस्ट जैसे नोट्स बना के फिर कवर करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।